गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है? जब किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मतलब अलग एक स्ट्रक्चर है, वो किसी और प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, अच्छे से बता सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरी प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस से हम एक मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर जिसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, पॉसिबिलिटीज़ दिखाई जाती है जिससे कि हम लगभग पूरी प्रॉपर्टीज़ जो होती है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं हम, और उन लोग का मिश्रण मतलब एक कंबाइंड स्ट्रक्चर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? आपका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो आपकी क्या रहती है? कम होती है एज कम्पेयर टू अदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। मतलब आप एक चीज़ से, एक स्ट्रक्चर से आपने लुईस का स्ट्रक्चर ले लिया तो उससे आप कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत सी प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बता चुके हैं ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आप क्या करते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में? एलिमेंट का सिंबल लिखते हो और जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लिखते हो, और उसके द्वारा आप इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, वो सब चीज़ों को आप क्या करते हो? एक्सप्लेन करते हो। तो उससे आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, सभी प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, द मॉलिक्यूल इज देन सपोज टू हैव मैनी स्ट्रक्चर्स। मतलब जो मैंने भी आपसे कहा ना, वही चीज़, मतलब कि जिसको अगर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते हैं प्रॉपर्टी को, तो उसका मतलब ये कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स क्या है की संभावना होती है। ठीक है, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन दिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो उसके बीच में कहीं होगा। ठीक है, जिसको आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो ये क्या है? आपका ओजोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल बॉन्ड एक बार इस ऑक्सीजन की, इन दोनों, ये दो ऑक्सीजन के बीच में रहेगा, एक बार डबल बॉन्ड इन, मतलब कि ये आप एक तरह का ऐसा, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रियल स्ट्रक्चर का ही इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका अगर आप हाइब्रिड निकालोगे, मतलब इसका मिश्रण अगर निकालते तो क्या बनेगा आपका? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस इज ऑल्सो द डीलोकलाइजेशन और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? पाई, ये क्या बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है ना। बॉन्ड की शिफ्टिंग क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग है। ठीक है, तो रेजोनेंस में आपका क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द, वही जो मैंने कहा, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी जो होती है इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होगी? कम होगी। और इस तरह की रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आपका ओजोन का। ठीक है, ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड कितना होना चाहिए? 1.48 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे कि दैट बोथ द बॉन्ड्स आर सेम विच कैन बी प्रूव्ड बाय द रेजोनेंस हाइब्रिड। इसलिए हमने एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया है जो इसके प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकता है, इसके बॉन्ड लेंथ को क्या कर सकता है? एक्सप्लेन कर सकता है। रेजोनेंस समझ में आया? रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं हम लोग, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? रेजोनेंस से हम बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को, जिस प्रॉपर्टी को हम किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते हैं, उसके लिए हम रेजोनेंस की मदद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल्स और हैं आपका। ठीक है, कार्बोनेट 2- CO3 2-। ठीक है, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? देखो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ, फिर क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ, मतलब कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए इसके? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको भी याद करते जाइएगा क्योंकि अभी इसका यूज हम लोग करेंगे, किसमें यूज करेंगे? अभी हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर जब कैलकुलेट करेंगे ना तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? इसको बना लो, ऐसे बैठे मत रहो, नोट इट डाउन। हम भेज देंगे वो अलग चीज़ है, बट राइट इट डाउन, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कार्बोनेट 2- आपका जो CO3 2- है उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, और उसका एक क्या है? हाइब्रिड। इसमें आपका क्या है? देखो, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? CO3 2- के जो 2 बॉन्ड शुड बी लॉन्गर। 2 बॉन्ड यानी कि ये जो 2 बॉन्ड है आपके क्या होने चाहिए? लॉन्गर, क्योंकि हमको पता है सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, है ना। ठीक है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। आप बात समझ रहे हो? अगर आप सोच रहे हो कि हम ऐसा स्ट्रक्चर बना लें ये सही होगा, नहीं, ये सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को लेके चलते हो या इनमें, इन तीनों में से कोई भी आप स्ट्रक्चर को सही मानकर चलते हैं तो उसके अनुसार क्या होगा? उसके अनुसार ये होगा कि
कि ये दो बॉन्ड क्या होंगे आपके लंबे होंगे और जो डबल बॉन्ड जहां पर है वो क्या होगा आपका छोटा होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये तीनों बॉन्ड क्या होते हैं आपके बराबर पाए जाते हैं, कोई भी बॉन्ड छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक उसका हाइब्रिड बना दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आई ना? ठीक। उसके बाद आप इससे बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपके, जितने भी बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, कितने बॉन्ड्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने बॉन्ड, देखो यहाँ पर कैलकुलेट करो, देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, सभी में 4 बॉन्ड ही है ना, है ना, किसी में भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, 4 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इसके, 1 2 3, तो 4 डिवाइडेड बाई 3, इससे इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो गया, निकल गया। जितने बॉन्ड डिवाइडेड बाय उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उससे आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़, ये एग्जाम्पल समझ में आया? उसी तरह से देखो ये भी है आपका, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, एक स्ट्रक्चर बना, इधर देखो एक बार, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा दूसरे स्ट्रक्चर में, और तीसरा डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे आएगा, यानी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड कितने बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे बताओ, 2 डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक, 2 डबल बॉन्ड यहाँ, 2 बन गया, 2 डबल बॉन्ड बगल बगल में, 2 डबल बॉन्ड बगल बगल में, यानी कि कितने हो गए, 4। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी सीखिए। ठीक है, और टोटल बॉन्ड्स कितने, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने हो गए, 6 डिवाइडेड बाई 4, तो 1.5। उसी तरह से PO4 3 माइनस का कैलकुलेट करोगे, ClO4 माइनस एंड O3, इसी तरह से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने भी आपके कैनोनिकल फॉर्म्स बन रहे हैं उससे आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, उससे आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा। समझ में आया? नोट डाउन करोगे इसको, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, और इसका स्ट्रक्चर भी बनाइए ना। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, स्ट्रक्चर्स मैंने समझाया है, उसको भी बनाना शुरू करिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जल्दी लिख लो, जूम कर दें। ठीक है, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, बाकी आप खुद से बना लोगे, जस्ट नोट डाउन द एग्जाम्पल्स। और भी एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो खुद से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू जितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आइसोलेट, जिसका आपको कैलकुलेट करना है, आइसोलेटेड एटम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे डिवाइडेड माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्ड में, उसको माइनस करोगे, देन माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? कैसे निकालोगे फॉर्मल चार्ज FC कैसे निकालते हैं? किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड स्टेट में, मतलब उस समय बॉन्डिंग नहीं हुई, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अभी निकालना सीखेंगे, फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको निकालना सीखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर है एग्जाम्पल है आपका HNO3 का एग्जाम्पल है, अगर हमको हाइड्रोजन का निकालना है, एग्जाम्पल से समझो, अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का फ्री स्टेट में, मतलब जब वो आइसोलेटेड होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास? 1 होता है, 1 लिख दिया, माइनस 0 क्यों है? क्योंकि कोई भी नॉन बॉन्डिंग नहीं है, सभी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई ये देखो इसकी बात हो रही है ना हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या हो गया आपका, 1 है आइसोलेटेड स्टेट में, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन बॉन्डिंग कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया आपने? 0, हाफ
कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से? 1 और 2। बॉन्ड जब शेयरिंग हो रही तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, तब एक बॉन्ड बनता है। तो इसने क्या किया, हाफ इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना निकल गया इसका? 0 निकल गया। उसी तरह से आप आइए, ऑक्सीजन जो कि आपका हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, हम इसका कैलकुलेट करेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में आइसोलेटेड स्टेट में? 6 होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो ये 6 लिख दिया, है ना। माइनस कितने नॉन बॉन्डिंग है? देखो 1 2 3 और 4, 4 कितने हैं आपके? नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ से 4 आ गए। माइनस हाफ कितनी बॉन्डिंग है हो रही है? 2 बॉन्ड है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक ये वाले बॉन्ड का और एक ये वाले बॉन्ड का। कितने हो गए? 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपने इसको क्या किया? फॉर्मूले में डाला, फिर इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 0। उसी हिसाब से आप नेक्स्ट आइए, हम लाइन बाई लाइन चलेंगे। आ जाओ नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में कितने होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 होते हैं। यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, सभी आपकी बॉन्डिंग में, यानी कि हो गया 0। उसके बाद बॉन्डिंग में कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइडेड बाई 2। तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का कितना निकल गया? +1। समझ में आ रहा है फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका उसी तरह से ये वाला देखिए, नेक्स्ट है आपका ये वाला, द एंड ऑफ ऑक्सीजन इन द नाइट्रोजन, जो डबल बॉन्डेड वाला है, इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा? 6। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं आपके? यहां पर आपका क्या होगा? 4 होगा ना। ये है, देखो ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये है, डबल बॉन्ड जहाँ रहेगा वो केवल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको फॉलो कर लो। यहाँ पर 2 डॉट एक्स्ट्रा आ गए हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है केवल आपके? 4। ठीक है, तो 4 माइनस हाफ इंटू 4, कितनी आपकी बॉन्डिंग हो रही है? 1 2 3 4। तो आपने क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया। तो इसके साथ भी जो फॉर्मल चार्ज है, इस नाइट्रोजन जो कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ है, इसका जो ऑक्सीजन का जो चार्ज है, फॉर्मल चार्ज कितना हो गया आपका? इसका भी क्या हुआ? 0 हो गया। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट किसका रह गया है आपका? जो सिंगल बॉन्डेड है ना। जो सिंगल बॉन्डेड है उसके साथ कैसे निकालोगे? देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 6 क्या है? नॉन बॉन्डिंग है, माइनस 2 आपकी क्या है? बॉन्डिंग वाले हैं। उससे आपका क्या निकल गया? नेक्स्ट ऑक्सीजन का कितना निकल गया? -1। उसी तरह से आप एक और तरीका है, एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? टोटल चार्ज जो है आपका इस पे, ये देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या दिक्कत हो रही है? ठीक, ये देखिए टोटल चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। टोटल चार्ज कितना है? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। मतलब अगर आप CO3 2- की बात करते हो तो कितना हो जाएगा? चार्ज कितना है इसके ऊपर? -2 डिवाइडेड बाय कितना है? सराउंडिंग एटम। कार्बन की चारों तरफ कितने एटम है? 3 ऑक्सीजन है ना, तो उसको क्या करना है आपको? 3 कर देना है। इस तरह से भी आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है, ये सेकंड मेथड है कैलकुलेट करने का। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब हाइड्रोजन और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो सेम मॉलिक्यूल में या सेम कंपाउंड में, ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसको कैसे डिफाइन करोगे? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, electrostatic attractive force between covalently bonded hydrogen atom of one molecule and an electronegative atom. electronegative atom आपके क्या हो सकता है? नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। ठीक है, उनके बीच में जो कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, उसके बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड्स। ये आपको आयनिक कंपाउंड में देखने को नहीं मिलता, ये आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स में ही देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड
फॉर्म्स इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉट इन नॉन पोलर। मतलब अभी आप पढ़ोगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ वही चीज़ें आपकी बॉन्डिंग करेंगी जो कि आपकी क्या हो, पोलर हो। जो नॉन पोलर होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये वीक होता है आपका, बट अगर आप कंपेयर करोगे वैन वाल्स फोर्स से तो उसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसको हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या इंटरैक्शन भी कहते हैं। डाइपोल डाइपोल क्यों? क्योंकि जब आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो ये क्या करता है, अपनी तरफ उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में होता है ना, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो ये डेल्टा नेगेटिव होता जाएगा और आपका हाइड्रोजन क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। इसी कारण हम इसको डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कहते हैं। मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड में? पहला तो ये होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। सेकंड क्या होता है, जो एटॉमिक साइज होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, जितना आपका एटॉमिक साइज छोटा रहेगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्या रहेगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पढ़ाया है ये चीज़। जब आप लेफ्ट टू राइट आते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है और साइज भी क्या होता है, घटता जाता है, नोबल गैसेस को छोड़ के। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नोबल गैसेस, ठीक है। नाउ कम टू द स्ट्रेंथ, कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा एलिमेंट का और जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए उसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाओ, ठीक है। टाइप्स में हमने स्टार्टिंग बताया था केमिकल बॉन्डिंग में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कितना, दो मैंने कहा था ना, इंट्रामोलिकुलर होता है और एक इंटरमोलिकुलर होता है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर क्या होता है, होमो इंटरमोलिकुलर, यानी कि सेम तरह के आपके क्या रहेंगे, कंपाउंड्स रहेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द हेट्रो इंटरमोलिकुलर और एक होता है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर जो होता है आपका मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा, ठीक है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा और वो कैसे बनेगा, कौन सी कंडीशन में बनेगा, ये भी अभी देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लिखते भी जाओ, PDF भेज देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ तो लिखो, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, दैट इज इंटरमॉलिकुलर। जब इंटरमॉलिकुलर की बात कर रहे हो आप, सिर्फ इंटरमॉलिकुलर की बात अगर हम करते हैं तो आपका क्या हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं कंपाउंड और डिफरेंट भी हो सकते हैं। होमो इंटरमॉलिकुलर मतलब जैसे कि आपका वाटर में देखने को मिलता है ना, वाटर में आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है, ये देखो, ये जो है, ये एक H2O है, ये एक H2O है, ये एक है, ये एक है। अब इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग हो रही है ना, ये आपका क्या है, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से ये आपका क्या है, होमो इंटरमॉलिकुलर, यानी कि सेम तरह के कंपाउंड। होमो मीन्स सेम तरह के कंपाउंड्स के बीच में होगा। इसी तरह से आपका HF में होगा, देखो ये एक HF है, फिर एक दूसरा HF है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग हो गई ये कैसी हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O अटैच्ड विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। इसमें देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन HF मॉलिक्यूल ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसमें बताया है कि किस कारण से ऐसा होता है। आगे आ जाओ, हेट्रो इंटरमॉलिकुलर मतलब जो डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में होगा, जैसे अल्कोहल और वाटर के बीच में होगा, अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल का OH और वाटर का जो O है ना, उसके साथ आपका क्या होता है, जैसे ये वाटर है आपका और ये आपका क्या है, अल्कोहल है, इसके बीच में क्या होगी, आपकी बॉन्डिंग होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका बताओ क्या बोलेंगे, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर। दोनों कंपाउंड अलग है, वाटर अलग है और अल्कोहल भी क्या है आपका अलग है। इंट्रामॉलिक्यूलर में आइए, इट टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के अंदर में ही होता है। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा ना
जैसे कि आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी देखेंगे एग्जांपल। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल बता सकते हो फंक्शनल ग्रुप का? OH एल्कोहलिक, हाँ COOH कार्बोक्सिलिक, तो ये सब आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जब ये फंक्शनल ग्रुप आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़े हुए होते हैं तो एक पर्टिकुलर तरह की प्रॉपर्टी उसमें, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें एग्जिबिट देखने को एग्जिबिट होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम which when attached to a particular molecule and gives that definite property to that particular molecule, that is called as functional group। उस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जब वो आपका किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा होता है तो उनके बीच में अंदर में ही क्या होती है, बॉन्डिंग होने लगती है हाइड्रोजन और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण। कारण वही रहेगा, समझ रहे हो ना, कारण नहीं बदल रहा है, बस क्या हो रहा है, अब उसी कंपाउंड के अंदर में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल देख लो इसका। देखो ये है जैसे आपका, ये आपका क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो मेटा पैरा, ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। ऑर्थो यानी यहां से जब करोगे आपकी ऑर्थो हो जाएगा, फिर क्या होगा, नेक्स्ट पोजीशन मेटा एंड देन पैरा, ऑर्गेनिक में बताएंगे। अभी बस ये देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इफेक्ट कर रही है। देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर आपका क्या है, एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ और एक आपका OH ग्रुप। फिनॉल में एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ जो कि ऑर्थो पोजीशन पे है। नहीं समझ में आ रहा है? देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, अभी ऑर्गेनिक शुरू नहीं हुई है ना। देखो ये है आपकी बेंजीन रिंग, ये आपका OH ग्रुप है, ठीक है। ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया फिनॉल, ठीक है। अब इसके आपके किसके पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन ये भी होती है और ऑर्थो पोजीशन ये भी होती है, ऑर्थो मेटा पैरा, और ये भी आपको क्या होगा, मेटा होगा। अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग में देखोगे, इसी के करस्पॉन्डिंग में देखा जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, आपका एक NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसी के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग दिखाई गई है। बात समझ में आई? इसलिए इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर आपका ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला जो ऑक्सीजन है, एक ऐसे और एक ऐसे, इसके बीच में क्या होने लगेगी, बॉन्डिंग होने लगेगी। ये दिखा, आई बात समझ में? ये एग्जाम्पल है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसी तरह से सैलिसिल्डिहाइड में भी देख लो, यहाँ पर क्या है आपका COH और यहाँ पर OH है, इसमें भी क्या होगा आपका CHO एल्डिहाइड है ना, तो CHO ग्रुप आपका यहाँ जुड़ा हुआ है और आपका क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका O और इसका H, इसके बीच में क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी, उसी मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, ठीक है। अलग अलग प्लेस में वो जुड़े हुए हैं। ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल है और यहाँ पर क्या आ गया आपका, फ्लोरीन। जैसे यहाँ पर बना था ना, देखो यहाँ पर क्या था, OH, यानी ये फिनॉल हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, फ्लोरीन हो गया। अब इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होने लगेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्लोरल हाइड्रेट, उसी तरह से इसमें भी आपका होगा, ठीक। नेक्स्ट आ जो एप्लीकेशंस की, अब होता क्या है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर, ये मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर हो या इंट्रामॉलिक्यूलर हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मॉलिक्यूल पे, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। पहला नंबर है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर और सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कुछ ही नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं, जो आपके वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। वाटर में वही चीज़ सॉल्युबल होगी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्या रखती हो, क्षमता रखती हो, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी हो, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये पानी में बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन उसी तरह से जब आप देखोगे कीटोन है, ईथर है ना, एल्केन है, ये सब आपके वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आपका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल सो इट कैन डिजोल्व। कहने का मतलब ये है कि ये आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये सॉल्युबल है,
और ये आपका क्या है, नहीं बना सकता, इसलिए ये आपका इनसॉल्युबल है या फिर कह सकते हो लेस सॉल्युबल है। फिर आइए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा, अगर देखो इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, रिंग बन रही है, यहाँ रिंग जैसा बन रहा है, देखो इधर, ये देखो यहाँ रिंग बन गई, ये रिंग बन गई है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, चिलेशन, चिलेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, घटने लगती है, क्योंकि अब यहाँ पर ये फ्री नहीं है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आपकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में देखने को मिलती है या बढ़ी हुई दिखती है, तो उस समय आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के साथ वो क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, वो क्या होगी, घटने लगेगी, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखो, विस्कोसिटी, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी, गाढ़ापन, जिसको बोलते हैं, जैसे ग्लिसरॉल और वाटर का एग्जांपल लो, तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, ग्लिसरॉल की ज़्यादा है, ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विस्कोसिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा आपको OH ग्रुप्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, मैं जो समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है ना, जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझाएंगे, समझ में आ रहा है ना। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या है वही हम देख रहे हैं। सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर, उतनी ज़्यादा आपकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, ये आपका पूछा जाता है अक्सर, बॉइलिंग पॉइंट बताइए, इसको सही ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर 15, 16 और 17 ग्रुप के हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 चीज़ों को याद रखना है, अमोनिया, वाटर और आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड का। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अचानक से बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे इनका क्या है, ज़्यादा है। ऐसा सीरीज, मतलब अगर आप नॉर्मली ट्रेंड देखो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अमोनिया का उसके ग्रुप में, वाटर का उसके 16th ग्रुप में, ऑक्सीजन का मतलब, और फ्लोरीन का ज़्यादा होता है एज कंपेयर्ड, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस ऑर्डर को नोट कर लो, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, जो भी हमने देखा, रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, इसके बीच में दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among these molecules और वैन वाल फोर्स। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, घटने लगेगा। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था, इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होने लगता है, ये घटने लगता है, ठीक है। वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जितना वीक रहेगा वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को वाष्प में कन्वर्ट हो जाना। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे तो वो इवापोरेट हो जाएंगे ना, इवापोरेशन हो जाएगा, वाष्प में क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, सबलाइम हो जाएंगे, सब्लिमेशन हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी। तो ये आपका क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट में देखो भाई, अगर बॉन्डिंग बढ़ रही है तो एसोसिएशन हो रहा है ना, बात समझ रहे हो, चीज़ें जुड़ रही हैं, तो जुड़ने के कारण क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स में देखो क्या होता है, जैसे कि आपका वाटर क्या है, लिक्विड है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड H2S इज गैस। उसी तरह से हम वाटर और आइस की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन अक्सर छोटे बच्चों से पूछा जाता है ना कि आप बर्फ को तैरता हुआ क्यों देखते हो पानी के ऊपर, जबकि वो तो सॉलिड है, उसको डूब जाना चाहिए, है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर, इसी कारण वो क्या है, वो तैरता हुआ दिखता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आया, लिखो थोड़ा सा, ऑर्डर तो लिख लो।